हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फार्मेकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 का पॉइंट नंबर ई। इसके पहले हमने डी पॉइंट में डिस्कशन किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिलेटेड डिसऑर्डर जो भी होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस की, तो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंस है अल्कोहल लिवर डिजीज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है, क्योंकि करंट सिनेरियो में जो जो भी रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है, इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो रहे हैं और ये फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन होता है। और इसमें जो एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं वो बहुत सारे हैं, क्योंकि इस डिजीज में बहुत सारे नेमिंग डिजीज भी होती हैं जिसको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के बारे में। तो इसलिए आप लोग फ्रेंड कोशिश कीजिएगा कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि लास्ट में इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है और वहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक टर्म आएंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम है और बहुत सारे साइंटिफिक डिसऑर्डर्स के नेम है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई है और बीच बीच में मैं आप लोगों को एमसीक्यू पॉइंट भी इंडिकेट कराता रहूँगा, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपके फर्दर एग्जाम में और फर्दर स्टडी में आप लोगों को काम आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, GERD. GERD, also known as the acid reflux, it is the most common in individual older than the 14, but also occur in the infant and children. यानी कि आफ्टर द 40 ईयर ऑफ एज ये चांसेस जो है GERD के बहुत ज़्यादा होते हैं और ये इन्फेंट और चिल्ड्रन में भी देखा जाता है। लेकिन जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो 40 ईयर एज वाले जो पीपुल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द इसोफेगस इज रेजिस्टेंस टू द एब्रेशन फ्रॉम द फूड बट इज द सेंसिटिव टू द एसिड। हम हमें आप लोगों को पता है, तो जो भी इसोफेगस, हमारा जो इसोफेगस वाला पार्ट है उसमें जो भी एपिथेलियम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है। अब वो जो एपिथेलियम होती है वो हमारा जो फूड होता है, जिस टाइप का हम फूड लेते हैं, चाहे जैसा भी फूड हो, हार्ड हो सॉफ्ट हो, जैसा भी फूड लेते हैं, तो वो उसके अगर अगेंस्ट तो रेजिस्टेंस ही कॉज कर जाती है। लेकिन जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, यानी कि जो भी हमारा स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, यानी जो भी गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, उसके अगेंस्ट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। यानी कि जो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है जो हमारा गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है उसके प्रति। अब देखिए क्या होता है, सब म्यूकोसल ग्लैंड विच आर द मोस्ट अबंडेंट इन द प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल इसोफेगस कंट्रीब्यूट टू द म्यूकस प्रोटेक्शन बाय सिक्रेटिंग द म्यूसिन एंड द बाइकार्बोनेट। यानी कि जो भी हमारा इसोफेगस का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, यानी कि स्टार्टिंग पार्ट होता है, और जो लोअर पार्ट होता है, स्टार्टिंग पार्ट का मतलब जो माउथ और इसोफेगस के बीच में जो वाला पार्ट होता है वो हो गया प्रॉक्सिमल पार्ट। और डिस्टल पार्ट मतलब हो गया इसोफेगस और स्टमक जो कनेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टल पार्ट हो गया। तो वहाँ पे जो सेल्स होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी कि जो सबम्यूकोसल ग्लैंड्स होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और वो क्या सिक्रेट करती है, म्यूसिन सिक्रेट करती है और बाइकार्बोनेट आयन सिक्रेट करती है। मोस्टली इंपॉर्टेंटली द टोन ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर prevent the reflex of the acid gastric content which are the under positive pressure and would otherwise enter the esophagus। अब क्या हुआ, जो हमारा लोअर पार्ट है, इसोफेगस का लोअर पार्ट है, यानी कि इसोफेगस जो ओपन हो रहा है हमारे स्टमक में, यानी लोअर वाला पार्ट होता है, वो कहाँ पे कनेक्ट होता है, यानी कि जो हमारे स्टमक से कनेक्ट है। तो वहाँ पे जो भी एसिड प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक से, वो क्या होता है, उस पर डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आया तो वो एसिड जो है वो उसको क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। इसीलिए वहाँ पे सबम्यूकोसल ग्लैंड बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ पे सबम्यूकोसल ग्लैंड होने से वहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन, वहाँ पे सब यानी कि म्यूकस बहुत ज़्यादा ही सिक्रेट होते हैं, जो कि जो भी हमारा एसिड प्रोड्यूस होता है उसके अगेंस्ट क्या कर रेजिस्टेंस कॉज कर जाते हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कॉज कराते हैं, जिससे कि जो भी हमारा इंस्फिंक्टर है वो सेफ पड़ा हुआ होता है और अपने जो फंक्शनिंग होती है, इसोफेगस के जो ओपनिंग का जो जो स्फिंक्टर है उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो क्या होती है, मेंटेन रहती है। अब इसोफेगस का जो स्फिंक्टर है वो किस लिए होता है, क्योंकि वो ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए होता है। क्योंकि जो भी हम फूड ले रहे हैं जब वो ओपन होता है तो वो क्या उसके थ्रू क्या जाता है, स्टमक में जाता है, और उसके बाद वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, जिससे जो स्टमक का फूड है वो वापस नहीं आ पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट मोर इम्पोर्टेंटली आप लोग को बताया रिफ्लेक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द लोअर इसोफेगस इन द मोर फ्रिक्वेंट कॉज द GERD। यानी कि आप लोगों को पता है स्टमक में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रोडक्शन हो रहा है, हमने फूड खाया, गैस्ट्रिक जूस बना वहाँ पे, तो वहाँ का जो प्रेशर हो गया ना वो बहुत ज़्यादा होता है। जबकि जो हमारा
इसोफेगस वाला पार्ट होता है उसमें जो पॉजिटिव, उसमें क्या होता है नेगेटिव प्रेशर होता है। तो इससे आप लोगों के क्या समझ में आता है, समझ में ये आता है कि जो भी हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है, जो भी स्टमक में कंटेंट पड़ा हुआ है, उसे ऊपर आ जाना चाहिए इसोफेगस पे, लेकिन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो स्फिंक्टर लगा हुआ है वो क्या करता है, उसको सुरक्षा करता है, यानी कि वो उसको क्या करता है, सेफ रखता है। उससे वो ऊपर नहीं आ पाता है, जिससे हमारा इसोफेगस पाइप जो है वो बची हुई होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को इंगल्फ करते हैं और फूड को पास आउट करने देते हैं। ठीक है, अगर उस स्पीकर में कोई भी डिफेक्ट आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अब GERD बोलेंगे। ठीक है, उस जो भी इंस्पिक्टर है उसमें अगर कोई भी डिफेक्ट आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, GERD डिजीज बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इथियोपैथोजेनेसिस, उसका कारण क्या हो सकता है, यानी कि जो भी वो ये डिजीज हो रही है उसका कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। The most common cause of the gastroesophageal reflux is the transient lower esophageal sphincter relaxation. This is the thought to the modified via-vagal pathway and can be triggered by the gastric distension by the gas or the food. Mild pharyngeal stimulation that does not trigger the swallowing and the stress. कभी कभी क्या होता है कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स इज ट्रांसफर लोअर, यानी कि अगर हमारा जो स्पीकर होता है वो क्या होता है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता रहता है। अगर वो रिलैक्स पोजीशन में आ गया, नॉर्मली क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, वो जो भी इसोफेगस की ओपनिंग है उसको क्या होता है, कवर किए हुए होता है। अगर वो रिलैक्स पोजीशन में आ गया, जब वो रिलैक्स पोजीशन में आ गया तो यानी कि हमारी जो ओपनिंग है वो क्या हो गई, ओपनिंग है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगी। अब ओपनिंग रहेगी तो जैसे ही अंदर पॉजिटिव प्रेशर बढ़ेगा तो जो भी हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इससे भी ये भी कारण हो सकता है। इसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा ही फूड इंगल्फ कर लिया, बहुत ज़्यादा ही फूड हमने अगर खा लिया है तो उसके थ्रू भी जो पॉजिटिव प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके थ्रू जो भी उसका कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, हैम्पर्ड हो जाएगी, और उसके थ्रू भी जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है जो हमारा वो ऊपर की तरफ आ जाता है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभी कुछ ज़्यादा ही अगर फूड आप खा लेते हो या कभी कभी ज़्यादा ही वाटर इंटेक कर लेते हो तो कभी कभी पानी वाटर या फूड जो होता है वो ऊपर की तरफ आता है। हम जनरली बोल देते हैं खट्टी डेकार आना, खट्टी डेकार आती है, वो वही होता है कि कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव प्रेशर है ना हमारे स्टमक में वो बहुत ज़्यादा हो गया, और क्या हो रहा है उसी की वजह से जो स्पिक्टर रिफ्लेक्स है वो ऊपर की तरफ, जो भी फूड कंटेंट्स है ऊपर की तरफ आ रहा है। तो उससे क्या बोलते हैं, GERD कॉमनली भी देखा जाता है, लेकिन ये अगर बार बार ऐसा कंडीशन होता रहा तो ये डिसऑर्डर का भी कॉज कर सकता है। और कभी कभी क्या होता है, ये स्ट्रेस और जो भी ये इसके, अब जो स्फिंक्टर होता है वो वेगल नर्व यानी कि वेगल पाथवे के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो कभी कभी अगर आपका नर्वस सिस्टम में भी कोई दिक्कत आ जाती है तो उसके तो वहाँ पे भी दिक्कत होने की वजह से ये इसोफिजियल रिस्पेक्ट जो भी डिजीज है ये भी हो सकता है। और इसके अलावा स्वेलिंग एंड स्ट्रेस, और कभी कभी स्ट्रेस की कंडीशन में भी कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना, कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, या जैसे मान लो कभी रिजल्ट आया और ख़राब रिजल्ट आ गया, तो हम बोलते कोई पूछता है कि खाना खा लो बेटा, लेकिन बोलते हैं नहीं खाना नहीं खा पाएंगे। होता है कभी कभी लोग रोते, मीन्स क्या होता है, कभी रोते वक्त आप खाने की कोशिश करोगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, स्ट्रेस वगैरह होता है। और क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी एक्टिव नहीं होता है बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस कंडीशन में भी ऐसा होता है कि कभी कभी जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग है वो भी हैम्पर्ड होती है, जिसके थ्रू ये डिजीज होने का कारण। तो बार बार तो कोई आदमी रोता नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कि गैस्ट्रिक डिस्टेंशन यानी कि जो भी पॉजिटिव प्रेशर अगर इंक्रीज होगा हमारे स्टमक के अंदर तो ये सारी डिजीज होने के कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स कैन also occur due to the forceful opening of the relatively hypotensive lower esophageal sphincter by a absolute increase in the intra-abdominal pressure such that due to the coughing, straining or the bending। कभी कभी क्या होता है, अगर वही मैंने आपको बताया ना कि स्टमक में पॉजिटिव प्रेशर होता है, अगर आप कभी कफिंग आती है, बहुत ज़्यादा कफिंग आती है, तो कफिंग की वजह से भी क्या होता है, जो पॉजिटिव प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्टमक के अंदर, तब पर भी ये मीन्स इसोफेजियल रिफ्लेक्स जो होता है वो हो सकता है। इसके अलावा बेंडिंग को आप बेंडिंग मीन्स अपना बेंडिंग पोजीशन में आते हैं तब पर भी ऐसा हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसके थ्रू ये इसोफेजियल रिफ्लेक्स हो सकता है। लेकिन कॉमनली ये चीज़ ध्यान रखिए, कॉमनली ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर इस चीज़ की प्रैक्टिस या रेगुलर आपको ये चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये डिजीज आपको हो गई है। ठीक है, ये डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर कंडीशन दैट डिक्रीज द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन और इंक्रीज द एब्डोमिनल प्रेशर एंड कंट्रीब्यूट द GERD include the alcohol and the tobacco use, obesity, central nervous system depressant, pregnancy,
हियाटल हार्निया, डिलेड गैस्ट्रिक इम्पटिंग एंड द इंक्रीज द गैस्ट्रिक वॉल्यूम। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो कि आप लोगों को ये कॉज कर सकती है जीईआरडी के लिए, अल्कोहल, टोबैको यूज, ओबेसिटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिप्रेसेंट होना। देन प्रेगनेंसी कंडीशन में आप लोगों को पता है जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देन हाइएटल हार्निया, डिलेड गैस्ट्रिक इम्पटिंग, ये सारी कंडीशन जो आप एग्जाम में लिखने जाओ तो ये कंडीशन आप एटलीस्ट याद रखे रहो। अब जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आप इसको पॉइंट बना के आप लिख सकते हो, यहाँ पे कंटेंट आप इसको बढ़ा सकते हो, क्योंकि कभी भी अगर एक क्वेश्चन आया तो वो 5 मार्क्स में आने वाला है, तो अगर 5 मार्क्स में आएगा तो आप इसको इजिली लिख लोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशन देखने को मिलती है इस डिजीज के अंतर्गत। तो सबसे पहले आता है बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट रीजन, हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन यानी कि बैक फ्लो ऑफ द फूड मटेरियल, देन डिस्फेजिया, ट्रबल इन द स्वेलिंग, सेंसेशन ऑफ द लंप इन द थ्रोट, देन इसोफेजियस यानी कि क्रोनिक रिकरेंट रिफ्लेक्स कैन आल्सो रिजल्ट इन द चेंज इन द एपिथेलियम फ्रॉम द स्क्वैमस टू कॉलमनर हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या 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 हम ड्रग्स यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं ओमिप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लेसोनोप्राजोल एंड डेक्सामेथासोन। ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में। पेप्टिक अल्सर डिजीज PUD refers to the chronic mucosal ulceration affecting the duodenum or stomach. Nearly all peptic ulcers are associated with the Helicobacter pylori infection, NSAIDs एंड द सिगरेट स्मोकिंग। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज जो होती है वो मेनली इफेक्ट करती है डिओडेनम एंड स्टमक वाले पार्ट को। जो भी हमारा डिओडेनम वाला पार्ट होता है, स्टमक वाला पार्ट होता है, यानी कि वो उसको ज़्यादा इफेक्ट करती है। नियरली ऑल द पेप्टिक अल्सर एसोसिएटेड विद, यानी कि नियरली जितने पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है वो क्या होती है, इन्फेक्शंस के थ्रू ही होती है। ठीक है, ज़्यादातर कॉज क्या होता है, इन्फेक्शंस ही होता है, और एनसेट्स भी हो सकता है और सिगरेट स्मोकिंग भी हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को बोला, मीन्स एज अ फार्मासिस्ट आप लोग कभी भी कोई अगर पर्सन है अगर ज़्यादा ही एनसेट्स यूज कर रहा है, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, उसके अलावा डाइक्लोफेनेक हो गया, ये सारे पैरासीटामोल हो गए, ये सारे अगर ड्रग्स वो ले रहा है तो आप इसको इस चीज़ों को कम यूज करने के लिए आप बोल सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज भी कॉज कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीयूडी रिजल्ट्स फ्रॉम द इम्बैलेंस बिटवीन द म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म एंड डैमेजिंग फैक्टर दैट कॉज द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। यानी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी एक कंडीशन ऐसी है जो भी पेप्टिक अल्सर डिजीज का कारण हो सकता है। और इसमें क्या होता है, जो भी हमारा म्यूकोसल डिफ्लेंस, यानी कि जो भी हमारा म्यूकस है, जो भी म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि मेनली म्यूकस प्रोडक्शन से क्या होता है कि जो भी हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है वो उसको हार्म ना कर पाए। यानी कि जो हमारी लेयर होती है, यानी स्टमक की लेयर होती है, उस पे म्यूकोसा बना होता है। मेन फर्स्ट लेयर क्या होता है, म्यूकोसा। म्यूकोसा पे क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट होता रहता है, तो वहां पे जब भी एसिड कंटेंट आता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन जो यही डिफेंस मैकेनिज्म है, अगर वो हट जाएगी, यानी कि जो भी आपका म्यूकोसा आपको रेजिस्टेंस कर रहा था एसिड के प्रति, अगर ये सारी चीजें दोनों का कंटेक्ट खत्म हो गया, तो वहां पे जो डायरेक्ट एसिड है वो आपकी म्यूकोसा लेयर पे एक्ट करेगा, और वहीं पे वो क्या करेगा, गैस्ट्रिक एक्ट यानी कि पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे द पीयूडी जनरली डेवलप्स ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर एंड प्रीडोमिनेटली लोकेटेड along the laser curvature near the interface of the body and antrum। यानी कि जो भी हमारा स्टमक वाला पार्ट, एंट्रम और बॉडी वाला पार्ट होता है, वहां पे इसके जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉडी एंड एंट्रम। यानी पीयूडी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है, तो बॉडी एंड एंट्रम। इसे आप मार्क कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेप्टिक अल्सर्स आर द सॉलिटरी इन मोर देन 80% ऑफ द पेशेंट। और ये क्या होता है, 80% ऑफ पेशेंट में ये देखा जाता है। अकेले ये जो होता है डिजीज जो होती है 80% पेशेंट में देखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। वेरियस काज ऑफ द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव इंक्रीज इन द एसिड प्रोडक्शन आर द डिक्रीज म्यूकोसल डिफरेंस प्रेडिस्पोज टू द एसिड पेप्टिक डिजीज। इसका कारण मेनली क्या हो सकता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एसिड, या दूसरा कारण म्यूकोसल डिफेंस प्री डिस्पोज, यानी कि जो भी आपका म्यूकस प्रोडक्शन है अगर वो लेस हो गया, या उसके अंदर जो भी रेजिस्टेंसी है अगर वो कम हो गई, या आपके अंदर एसिड प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो गया,
तो ये सारी कंडीशन है जो आपको ये पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉज कर सकती है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एसिड एंड द लेस डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि डिक्रीज डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द म्यूकोसल लेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज द रूट कॉज ऑफ द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ द एसिड पेप्टिक अल्सर डिजीज। और सबसे मेन आप लोगों को मैंने बताया था कि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है जो कि मेन कॉज होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होती है वो एटियोपैथी, यानी कि ये बैक्टीरियल होते हैं जो कि आप लोग पेप्टिक अल्सर कॉज करने में इन्वॉल्व होती है, including duodenal ulcer, then gastric ulcer and the gastritis. It can cause the acid peptic disease by the multiple mechanism, including the direct alteration of the signal transduction in the mucosal and the immune cells, which in turn can increase acid secretion and diminish the mucosal defense. इसमें क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, जो भी हमारी म्यूकोसल सेल्स होती है उसमें क्या मॉडिफिकेशन कॉज करा देता है। अब मॉडिफिकेशन कॉज करने की वजह से जो भी वहाँ की सेल्स होती है वो अगेन एसिड का प्रोडक्शन करने लगती है, जबकि पहले क्या था वो बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन कर रही थी। लेकिन जो भी इसकी वजह से मॉडिफिकेशन हुआ, यानी कि जो भी इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से वहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन हुआ तो वो एसिड प्रोडक्शन करने लगेगी। और अगर एसिड प्रोडक्शन होगा तो जो भी हमारी म्यूकोसल लेयर होती है वो यानी कि उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और इफेक्ट पड़ने की वजह से ये पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीयूडी में आल्सो बी कॉज्ड बाय द एसिड सिक्रेटेड बाय द एक्टोपिक गैस्ट्रेटिक म्यूकोसा विद इन द डिओडेनम आर द इलियल मेकल डाइवर्टिकुलम। पीयूडी में आल्सो अकर्स इन द इसोफेगस आर द रिजल्ट ऑफ द जीईआरडी एंड एसिड सिक्रिएशन बाय द इसोफेजियल एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा। इसमें क्या हो रहा है कि मेनली क्या कभी कभी क्या होता है, जो भी हमारा डिओडेनम और इलियक वाला पार्ट है, यानी इलियल मैकल डाइवर्टिकुलम जो होता है एक आउट पाउचिंग होती है, मीन्स एक्स्ट्रा बल्जेज होते हैं। डिओडेनम का एक्स्ट्रा बल्ज पार्ट होता है, जो सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एक्स्ट्रा बल्ज पॉइंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इलियल मैकल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। इलियक आप लोगों को पता है इलियम में होता है। अब उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बल्जिंग पाउच होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेकल डाइवर्टिकुलम। ये एट अ बर्थ प्रेजेंट होता है, ठीक है, एट अ बर्थ प्रेजेंट होता है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर जाता है, या कभी कभी जो सेल्स होती है, आप लोगों को बताया ना कि जो हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है कभी कभी वो मॉडिफिकेशन कॉज कर जाता है हमारे सेल्स के अंतर्गत, तो वो एसिड प्रोडक्शन करने लगती है। इसके अलावा जीईआरडी भी होने के चांसेस होते हैं इसकी वजह से। कैसे कैसे कि अगर मान लीजिए जो भी हमारा इसोफेगस में जो भी हमारी सेल्स प्रेजेंट थी, जो भी सेल्स प्रेजेंट थी, अगर उसमें मॉडिफिकेशन हो गया तो वो भी सेल्स क्या करने लगती है, एसिड प्रोड्यूस करने लगती है। और आप लोगों को पता है कि जो लोअर इंड है, इसोफेगस का जो लोअर इंड है वो एसिड के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुआ तो वहां पे भी जीईआरडी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेक्चर समझ में आ रहा होगा। आप लोग क्या कीजिएगा कि हमारी वेबसाइट नोट्सकार्ड.com पे आप जाएंगे, आप लोगों को इसके जो नोट्स है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको साइड में रख के वीडियो से अगर आप मैच करा के पढ़ेंगे तो आप लोगों को हर एक चीज़ का आइडिया लगेगा। और वहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो भी मैं पॉइंट आप लोगों को इंडिकेट कर रहा हूँ आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। और अंडरलाइन आप करे रहोगे तो बाद में आप लोगों को ना तो वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ना तो नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास नोट्स रहेगा। उसी नोट्स को आप एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद आप फाइनली एग्जाम में आप क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो एपिगैस्ट्रिक बर्निंग आर द एचिंग पेन होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी हो सकता है, हेमोरेजिक कंडीशन, जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेप्टिक अल्सर डिजीज हुआ, यहाँ पे अल्सर कॉज हुआ। अल्सर कॉज होने का मतलब क्या, वहाँ पे कोई डैमेजिंग हुई। अगर वहाँ पे डैमेजिंग होगा तो ब्लीडिंग होना तो जाहिर सी बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेमेटोमेसिस हो गया, वोमिटिंग ऑफ द ब्लड, देन मेलेनाटरी स्टूल फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द एसिड और ब्लड, परफोरेशन एंड द इन्फेक्शन। ये जो है कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है। ठीक है, देन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में इसको मैनेज करने के लिए हम क्या क्या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ले सकते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स एग्जांपल में क्या है, मिसोप्रोस्टॉल एंड द रियोप्रोस्टिल। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है रेनिटिडीन, फेमोटिडीन एंड सिमेटिडीन। प्रोटॉन पंप इनिबिटर एग्जांपल ओमिप्राजोल, रेवेप्राजोल एंड पेंटेप्राजोल। एंटीकोलिनर्जिक एग्जांपल एन आइसोट्रोपिन एंड द हायोसाइमिन। ये सारे जो है ये सारे ड्रग्स जो है आप ले सकते हो इस कंडीशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्कोहलिक लीवर डिजीज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये करंट सिनेरियो में अल्कोहल का कंजप्शन आप देख ही रहे हो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए
ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं हमारे करंट सिनेरियो से आते हैं, इसलिए आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्कोहल इथेनॉल इज द मोस्ट यूजफुल केमिकल एजेंट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग एज वेल एज द आल्सो यूज्ड एज द सॉल्वेंट। ये चीज़ें आप लोगों को पता है, अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज अ सॉल्वेंट। Nowadays, alcohol consumption is the common in our traditional culture, but regular practice of the alcohol leads to the addiction and cause the many types of disease। अब हम अगर हमारे ट्रेडिशन में देखा जाए तो बहुत सारे अल्कोहल इंटेक करना, अल्कोहल लेना अब नॉर्मली हो गया, कॉमन हो गया है। लेकिन अगर आप रेगुलर अल्कोहल कंटेंट करते रहे, रेगुलर इंटेक करते रहे, तो वहाँ पे वो डिजीज कॉज कर सकता है। और डिजीज कौन सी कॉज करेगा? हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, जीआईटी इन्फेक्शंस, लंग्स डिजीज एटसेट्रा, ये सारी डिजीज वो कॉज कर सकता है। Alcoholic liver disease is an chronic disorder that can give rise to the steatosis, alcoholic hepatitis, progressive steatofibriosis, and the marked dearrangement of the vascular perfusions leading to the eventually to cirrhosis। और फाइनली क्या करता है? लिवर डिजीज, और फाइनली सिरोसिस कॉज कर जाएगा। हेपेटाइटिस भी हो सकता है, स्टीएटोफाइब्रियोसिस भी होता है। ये सारी कंडीशंस जो होती है वो क्लिनिकल कंडीशंस में आती है एल्कोहलिक लिवर डिजीज में, अगर ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन होगा तो। Consumption of the 80 gram per day of the alcohol is considered is to be the threshold for the development of the alcohol liver disease। अगर आप 80 ग्राम पर डे यानी कि 80 ग्राम से ज़्यादा अल्कोहल आप कंटेन कर रहे हो तो वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, अगर आप उतना भी पर डे ले रहे हो तो वो लीवर डिजीज कॉज कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो 100% लीवर डिजीज कॉज करेगा, लेकिन एटलीस्ट आप उतना ले रहे हो तो भी लीवर डिजीज कॉज कर सकता है। अगर उससे कम ले रहे हो तो चांसेस बहुत कम होंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि अब इसमें पॉइंट में लिख रखा है कि 80 ग्राम पर डे से ज़्यादा ना तो हम थोड़ा कम लेंगे, 60 ग्राम लेंगे सर, तो उससे लिवर डिजीज तो होगा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एडिक्शन भी कॉज करता है, एडिक्शन सबसे बड़ा इसका कारण होता है। बहुत लोग ट्राई करते हैं, ट्राई करने के लिए यही बोलते हैं कि हाँ पहली बार लेते हैं अल्कोहल, उसके बाद, लेकिन क्या एडिक्शन कॉज करता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है। अब एडिक्शन होने की वजह से जो होता है उसका रेगुलर इंटेक होने लगता है, और इंटेक होने की वजह से वो डिजीज कॉज कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेसिव अल्कोहल इथेनॉल कंजप्शन इज द लीडिंग कॉज ऑफ द लिवर डिजीज। इट इज द अकाउंट फॉर 3.8% ऑफ द डेथ ग्लोबली, मेकिंग इट इज द 8th हाईएस्ट रिस्क फैक्टर फॉर द डेथ। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि 8th हाईएस्ट फैक्टर होता है डेथ का, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। शॉर्ट टर्म इंजेक्शन ऑफ द एज मच एज द 80 ग्राम ऑफ एल्कोहल ओवर 1 to the several day जनरली प्रोड्यूस द माइल्ड एंड रिवर्सिबल हेपेटिक स्टीएटोसिस। मीन्स अगर आप 80 ग्राम पर डे आप ले रहे हो, अगर मीन्स कोई पर्सन है 80 ग्राम पर डे एल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, तो उसको लिवर डिजीज तो कॉज होगी, लेकिन वो रिवर्सिबल होगी, वो रिवर्स हो जाएगी, मीन्स कि उसको ठीक भी किया जा सकता है। अगर 80 ग्राम से ज़्यादा हुआ तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेली इनटेक 80 ग्राम ऑफ मोर देन इथेनॉल जनरेट द सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर द सेवरल हेपेटिक इंजरी एंड डेली इंजेक्शन ऑफ द 160 ग्राम और मोर देन 10 to 20 ईयर इज कॉज द सीवियर इंजरी। अगर आप पर डे 160 ग्राम एल्कोहल कंजप्शन करते हो तो वो 100% वो डिजीज का कारण बनेगा। अगर आप 80 ग्राम अगर आप 10 to 20 ईयर्स तक रेगुलर आप इंटेक करते हो तो भी ये डिजीज का कारण हो सकता है, और लास्ट में डेथ भी हो सकती है। देयर आर द 3 मैनिफेस्टेशन स्टेज होती है, इसमें भी जो लिवर डिजीज कॉज करेगी वो 3 स्टेजेस में होती है। और क्योंकि ये सीवियरिटी पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि आप कितना अल्कोहल कंजप्शन करें। कभी बार आप लोगों को एज ए फार्मासिस्ट आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम अल्कोहल को प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, मीन्स पेशेंट को अल्कोहल को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप अल्कोहल कंजप्शन करें। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल में बहुत सारे ऐसे गुण भी होते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एज हमारे लिए मेडिकामेंट की तरह काम करती हैं। और आप लोगों ने अब बहुत सारी हाइपोथेसिस और बहुत सारे आर्टिकल्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी अल्कोहल कंजप्शन पेशेंट होते हैं उनमें जो स्टोन यानी कि गॉल स्टोन जो होते हैं वो बहुत कम चांसेस होते हैं, उसके जो चांसेस होते हैं बहुत कम चांसेस होते हैं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो हम अल्कोहल मेडिकामेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे डॉक्टर्स को भी आप लोगों ने देखा होगा तो वो भी जनरली अल्कोहल का यूज करते हैं, लेकिन लेस अमाउंट में यूज करते हैं और उनको पता होता है कितनी क्वांटिटी और कब हमें ज़रूरत होती है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके स्टेजेस के बारे में, किस स्टेजेस पे किस टाइप की अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो सकती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है हिपैटोसेलुलर स्टीएटोसिस यानी कि फैटी लिवर। 3 कंडीशंस होती है, तीनों कंडीशन आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आप लोगों को एक इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा, जिसमें 3 ऑप्शन सही होंगे और उसमें से एक ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, या तीनों ऑप्शन सही होंगे तो उसमें से आपको ऑल ऑफ द एबव चूज करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में। इट इज द इनिशियल कंडीशन अराइजेस ड्यू टू द moderate consumption of the alcohol. In this condition, lipid droplets getting accumulate in the hepatocyte cells and the finally small droplets coalesces into the large droplets. इसमें क्या होता है, जब कोई पर्सन होता है मॉडरेट अमाउंट में अल्कोहल यूज करता है, तो जो भी लीवर में हेपेटोसाइट सेल्स होती है उसके अंतर्गत क्या होता है, लिपिड ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट होने लगती है। अब वो धीरे धीरे लिपिड ड्रॉपलेट्स जो होती है अब धीरे धीरे बिगर होने लगती है, यानी कि उसकी साइज जो होती है इंक्रीज होने लगती है। अगर मैक्रोस्कोपिकली हम बात करें तो फैटी लिवर इज इंडिविजुअल विद द क्रोनिक एल्कोहलिज्म इज द लार्जर एज हैवी 4 to 6 kg. Soft organ that is yellow and greasy. Fatty changes is a completely reversible if there is the abstention from the further intake of the alcohol. तो जो भी आपने अल्कोहल कंजप्शन किया था वहाँ पे लिपिड ड्रॉपलेट्स स्मॉल से बिग हुई थी, अगर वहीं से आप अल्कोहल कंजप्शन को रोक देते हो तो आपको उसको क्या करते हो, ट्रीट कर सकते हो, अदरवाइज उसको आप ट्रीट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड कंडीशन, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। इट इज द कैरेक्टराइज्ड बाय hepatocyte swelling and a necrosis. The swelling result from the accumulation of the fat and water. यानी कभी कभी फैट एंड वाटर जो होता है वो हमारे लिवर्स में एक्यूमुलेट होने लगता है, वो भी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का कारण हो सकता है। नेक्स्ट है मेलोरिडेन बॉडीज। These are the usually present as clumped amorphous snow-philic material in swell of hepatocyte. It is not in specific feature of the alcoholic liver disease, since they are also present in the non-alcoholic fatty liver disease also. इसमें क्या होता है, ये मेलोरिड डेंक बॉडीज होती है, कुछ ग्रेन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर होती है जो ऑलरेडी हिपेटोसाइट्स में प्रेजेंट होती है। ये कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि अगर फैटी लिवर है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, उसमें ही प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा भी अदर कंडीशंस होती है जिसमें अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है, उसमें भी ये जो मेंक मेलोरिड डेंक बॉडीज होती है वो प्रेजेंट होती है। तो इस पे एमसीक्यू इसका क्वेश्चन बन सकता है कि मेलोरिड डेंक बॉडीज जो होती है क्या जनरली अल्कोहलिक लिवर डिजीज में प्रेजेंट होती है, नहीं। इसके अलावा जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है उसमें भी ये जो प्रेजेंट होती है। द न्यूट्रोफिलिक रिएक्शन, neutrophils permits the hepatic globules and the accumulate around the degenerating hepatocytes, particularly those having the मेलोरिडेंक बॉडी। न्यूट्रोफिलिक रिएक्शंस होती है जो कि मेलोरिडेंक बॉडीज की साइड में होती है, जिसकी वजह से भी जो होता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का कारण हो सकता है। अल्कोहलिक स्टीएटोफाइब्रोसिस यानी कि एक्चुअली में क्या बोलते हैं, सिरोसिस बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन होता है। Alcoholic hepatitis is often accompanied by the prominent activation of the sinusoidal stellate cells and the portal fibroblast, giving rise to the fibrosis. यानी कि जो भी उसके अंदर लिवर सेल्स में स्टेलाइट सेल्स और सिनोसाइड एंड पोर्टल फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है और वो क्या करती है, फाइब्रस यानी कि फाइब्रोसिस का कारण बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फाइबर यानी कि फाइब्रस लिवर यानी कि सीरोसिस का कारण बन सकता है। फाइब्रोसिस बिगिन विद द स्क्लेरोसिस ऑफ द सेंट्रल वेन। और ये कहाँ से इराइज होता है, सेंट्रल वेन्स जो होती है उसके थ्रू से, उसके साइड से क्या होता है, इराइज होना स्टार्ट होता है। यानी कि जो भी लिवर आपका है वहाँ पे जो भी प्राइमरी वेन या सेंट्रल वेन होगी उसके साइड से जो भी फाइबर बनना होगा वो स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, तो क्लिनिकल कंडीशंस में आता है एब्डोमिनल स्वेलिंग, जॉन्डिस, hematological disorders, indigestion and constipation, fainting and mental disturbances and the renal disorders। ये सारी कंडीशंस होती हैं जो कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि क्लिनिकल कंडीशन देखने को आपको मिल जाएगी एल्कोहलिक लिवर डिजीज में। देन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या यूज करते हैं, तो मेथाडॉक्सिन, डीऑक्सीकोलिक एसिड, यूरो अर्सोडाइल, 1-arginine एंड ऑप्टिकोलिक एसिड, ये फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं जो कि यूज की जाती है एल्कोहलिक लिवर डिजीज में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या क्राउन्स डिजीज एंड द अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसमें कई सारे एमसीक्यू पॉइंट्स भी हैं और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा 5 मार्क्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आईपीडी इज द डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इन्फेक्शंस एंटिटीज बाय द एक्सक्लूजन एंड बाय द क्रोनिसिटी ड्यू टू द इनएप्रोप्रिएट म्यूकोसल इम्यून एक्टिवेशन। जब हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अगर इनप्रोप्रिएट होता है, मीन्स जो एक्टिवेशन होना चाहिए प्रॉपर मैनर में, अगर वो प्रॉपर नहीं होता है तो ये डिजीज क्या होती है, कॉज होती है। पेशेंट ऑफन एक्सपीरियंस द रिकरेंट एपिसोड ऑफ द म्यूकोप्यूरिलेंट मीन्स कंटेनिंग म्यूकस एंड द वाइट सेल्स then bloody diarrhea due to the pathogen and failure to respond to the antibiotic alone। और इसमें क्या होता है, तो बहुत सारे पैथोजेनिक कंडीशंस भी दिखेंगे, ब्लडी डायरिया भी रहेगा उसमें, और एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंसी भी कॉज कर जाती है इस सारे डिजीज में। द टू डिसऑर्डर दैट कॉम्प्रोमाइज द आईबीडी आर द क्राउन्स डिजीज एंड द अल्सरेटिव कोलाइटिस। यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आता है, उसके अंदर दो डिजीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्राउन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। याद रखिएगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में क्राउन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम डिस्कस करते हैं। The distinction between the ulcerative colitis and Crohn disease is based in the large part on the distribution of the affected site and the morphological expression of the disease as those the site। यानी कि मेनली अगर देखा जाए क्राउन डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो नहीं होते हैं, लेकिन जो क्राउन डिजीज का जो साइड एरिया होता है वो अलग होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो साइड एरिया होता है वो अलग होता है, और जो भी साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं क्राउन डिजीज में वो डिफरेंट होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस होता है उनका साइड, मेनली साइड। तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ किस साइड पे क्राउन डिजीज होती है, किस साइड पे अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्राउन डिजीज के बारे में और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में सेपरेटली, और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं और कौन सा साइड्स होता है और क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट आपसे व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, एटलीस्ट इस स्लाइड को तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्राउन डिजीज, crown disease which has also been referred as the regional enteritis may involves any area of the GI tract including the oral cavity, esophagus, stomach and the proximal small intestine। इसकी जो एरिया होती है वो इन्वॉल्व यानी कि रीजनल जो होता है उसका रीजन हो सकता है, हालांकि कोई भी हो सकता है, लेकिन मेनली क्या है, ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि सारे जो भी ईसोफेगस, ओरल कैविटी कब कहाँ तक होगा, प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन तक। द कॉम्बिनेशन ऑफ डीप म्यूकोसल अल्सरेशन, इसमें जो अल्सर होगा वो डीप म्यूकोसल अल्सरेशन होगा, एंड सब म्यूकस थिकनिंग गिव्स द इन्वॉल्व्ड म्यूकोसा अ कैरेक्टरिस्टिक क्यूबल स्टोन अपीयरेंस। यानी क्यूबल स्टोन अपीयरेंस होता है वो किस में देखने को मिलता है, तो क्राउन्स डिजीज में देखने को मिलता है। In this condition, intestinal lesions are appeared in the skip manner like the patches of the lesions and the transmural inflammation, ulceration and the fissures are present। ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इस कंडीशन में क्या होता है, आपको कुछ लीसन्स दिखेंगे, आपको पैचेस ऑफ द लीसन दिखेंगे, कई कई जगह पे पैचेस कई कई जगह पे पैचेस दिखेंगे आपको, इनसे चकत्ते चकत्ते टाइप के लीसन्स होते हैं जो आपके इंटेस्टाइनल उसमें होंगे। इसे क्या बोलते हैं हम, क्राउन डिजीज के ये क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। और इसमें कहाँ पे किस पार्ट में होता है, मेनली ये होता है कहाँ तक है, प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और ये पर्टिकुलर एरिया होता है इसका जहाँ पे कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और इसमें क्या होता है, डीप म्यूकोसल अल्सरेशन और द सब म्यूकोसल थिकनिंग होती है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्यूबल स्टोन अपीयरेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द लिमिटेड टू द कोलोन एंड द रेक्टम। ये मेनली किसमें, कोलोन और रेक्टम तक ही होता है, एंड एक्सटेंडेड ओनली इनटू द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। जो भी म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर्स होती है ना उस तक ही होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जबकि हमने क्राउन डिजीज देखा था वो होता है म्यूकोसल यानी डीप म्यूकोसल अल्सरेशन होता है। इट इज टिपिकली बिगिन एट द एनोरेक्टल जंक्शन एंड द एक्सटेंडेड प्रॉक्सिमली। ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे होता है, जो हमारा एनल वाला पार्ट होता है यानी एनोरेक्टल जंक्शन जहाँ वाला पॉइंट होता है वहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद प्रॉक्सिमली ये क्या होता है, फर्दर इफेक्ट करता है हमारे सीकम वाले पार्ट को। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सीकम यानी कि सॉरी कोलोन वाले पार्ट को इफेक्ट करता है, तो कोलोन और रेक्टम वाला पार्ट मेनली इसमें इन्वॉल्व होता है। In these conditions, intestinal lesions are appeared as the continuous manner। इसमें पैचेज मैनर में नहीं होगा, जो भी आपके पैचेज बनेंगे वो कंटिन्यूअस मैनर में होंगे, जबकि क्राउन डिजीज में जो होगी वो भी पैचेज के रूप में होते हैं। मेनली इन द
colonic and the rectum and the pseudo polyp mucosal ulcer are present। इसमें polyp mucosal ulcer present होता है, जबकि इसमें क्या होता है, fissures present होते हैं। तो ये कंडीशन, दोनों कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप कुछ भी ना जान पाए तो क्राउन डिजीज और अल्सरेटिव का जो एक कंपैरिजन वाला चार्ट है, आप लोग इसको जरूर एक बार पढ़ के जाएं, क्योंकि अब कभी क्वेश्चन अगर आपको लॉन्ग आंसर में आता है तो भी आप इसके कंपैरिजन वाला पार्ट लिखो तो एटलीस्ट आप एक पेज भर सकते हो। और ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है। यूनिक पॉइंट होने के साथ साथ आपको ज़्यादातर मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। और यहाँ पे एमसीक्यू अगर बन के आता है तो यहाँ पे कम से कम 5-6 एमसीक्यू आराम से बन सकते हैं, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे एटियोपैथोजेनेसिस। द टू डिसऑर्डर that compromise the IBD are the ulcerative colitis and the Crohn disease। यानी कि इंटेस्टाइनल बाउल डिजीज का जो भी कारण होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड द क्राउन डिजीज हो गया। मोस्ट इन्वेस्टिगेटर बिलीव दैट द आईबीटी रिजल्ट्स फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द अल्टरेशन इन द होस्ट इंटरेक्शन विद द इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा। यानी कि जो भी हमारे होस्ट अंतर्गत हमारे बॉडी के अंदर का होस्ट, यानी कि जो भी पैरासाइट्स पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ उनमें अगर इंटरेक्शन हमारी बॉडी के साथ उसका इंटरेक्शन अगर रॉन्ग हुआ या उनका इंटरेक्शन अगर ज़्यादा या ओवर 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 रिएक्शन हो गया, तब जाके जो ये डिजीज का कंडीशन होता है वो अपीयर होता है। इसमें एपिथेलियल डिस्फंक्शन, एबरेंट म्यूकोसल इम्यून रिस्पॉन्स एंड द अल्टरनेट कंपोजिशन ऑफ द गट माइक्रोब। Most of the condition mucosal immune activation and the defective immunoregulation contribute to the development of the ulcerative colitis and the Crohn disease। कई बार क्या होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है और डिफेक्टिव यानी कि डिफेक्टिव एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होने लगती है, तब ये कंडीशन आ सकती है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्राउन डिजीज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका क्राउन डिजीज का। अगर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, तो आर्थराइटिस, erythema nodosum यानी स्किन डिसऑर्डर इन आई, यूवेटिस एंड इरिटिस एंड द एफाइथोस अल्सर ऑफ द बकल म्यूकोसा। इन बाइल डक्ट में अगर देखा जाए तो स्क्लेरोजिंग एंड द कोलियनेजाइटिस। इन लीवर ऑटो इम्यून क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, रीनल डिसऑर्डर स्पेशली नेफ्रोलाइथियासिस एंड इमाइलियोइडिस इन द सीरियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द क्राउन डिजीज। देन अल्सरेटिव कोलाइटिस का अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन, फिस्टुला फॉर्मेशन एंड इन्फेक्शन। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में बात करें, एलोस्टेरॉन, ल्यूबिप्रोस्टोन, रिफैक्सिमिन, लोपेरामाइड, लीनास्लिडिमाइड, देन टेनापेनोर, एल्यूक्साडोलिन, एजाथायोपोरिन एंड मरकेप्टोप्यूरिन। तो आप लोगों को क्राउन डिजीज की जो भी ये क्लिनिकल कंडीशन है ये ध्यान रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू में 4 पॉइंट दे सकता है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा पर्टिकुलर क्राउन डिजीज का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या अल्सरेटिव कोलाइटिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्योंकि दोनों का डिफरेंट आप लोगों को देख ही रहे हैं, तो ये आप चीज़ों आपको देखना पड़ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे फार्माकोलॉजी, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आप लोगों को बताया कि ये आप खुद लिख सकते हो, क्या क्या चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन अपने अंदर लाने होंगे, जिसकी वजह से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, हेल्दी मेंटेन कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट मैंने ऐड कर रखा है, अब उसको हम एडिट कर लेते हैं। और ये चारों डिजीज जो भी थी हमने पढ़ा था, आईबीडी, उसके अलावा पेप्टिक अल्सर, इसके अलावा एल्कोहलिक लिवर डिजीज, ये सारी जो भी डिजीज हमने पढ़ी है उसमें आप नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट सब में आप सेपरेट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, मेंटेनेंस एंड रेगुलेट द फूड इनटेक टाइम टू टाइम एंड टेक द फूड आफ्टर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द प्रीवियस फूड। यानी टाइम टू टाइम आप डेली फूड लीजिए। इसके अलावा अगर आपका प्रीवियस फूड जो अभी आपने कंज्यूम किया अगर वो डाइजेस्ट हो गया है और कोई कॉन्स्टिपेशन या अगर कोई भी एनी इंडाइजेशन प्रोसेस नहीं दिख रहा है, तो आप नेक्स्ट फूड मटेरियल आप कंज्यूम कर सकते हैं। If any complication appear and the consult with the doctor and make the डाइट चार्ट एंड द फॉलो स्ट्रिक्टली। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस दिखता है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आप डाइट चार्ट वहाँ से वो प्रिपेयर करा सकते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप डाइट ले सकते हैं। चेंज द लाइफ स्टाइल एंड टेक द वार्म वाटर। अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज कीजिए, एंड मीन्स दिनचर्या को अपनी चेंज कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर वार्म वाटर पीने की कोशिश कीजिए, जिससे कि एनी अल्सर या एनी टाइप एनी इन्फेक्शन हो गया उसमें भी वो हील करता है। Follow regular yogas and exercise according to the need because the physically activity also help in the digestive activity। रेगुलर योगा एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो क्या हमारे डाइजेस्टिव एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी कि इम्प्रूव कर देता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है, इसलिए रेगुलर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंडीशन। इलेक्ट्रोलाइट्स लेना यानी कि सोडियम कंटेंट, क्लोराइड कंटेंट, जो भी जैसे नींबू पानी,
ये सारे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ग्लूकॉन डी वगैरह, मीन्स अकॉर्डिंग टू नीड हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है। अवॉइड द मोर स्पाइसेस फूड एंड द डाइट बिकॉज़ इट कॉज़ द एसिडिटी। बहुत सारे स्पाइसी फूड्स और डाइट अगर हम कंज़्यूम करते हैं तो एसिडिटी कॉज़ कर जाएगी। अगर एसिडिटी प्रोडक्शन यानी कि एसिड प्रोडक्शन जैसे ही ज़्यादा होगा तो ये सारी जो कंडीशंस हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन, और अवॉइड कीजिए स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन को। बताया आप लोगों को बताया गया था 80 ग्राम पर डे, मीन्स पर डे मीन्स 80 ग्राम से लेस ही अगर कोई कोई कंज्यूम भी करता है तो उसको आप सलाह दें कि इससे कम कंज्यूम करें और रेगुलर इंटेक ना करें। ठीक है, तो ये सारे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसके अलावा आप और बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अब इसको हेडिंग बना के आप लिख सकते हैं अगर पर्टिकुलर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पूछा जाता है तो। इस तरह से हमने ये आज का टॉपिक जो भी है इससे रिलेटेड यानी कि गैस्ट्रिक डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी टॉपिक था हमने आज कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में दूसरा टॉपिक हम अगेन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया है आज का ये टॉपिक, और हमने क्या किया है, ई बुक फॉर्म बनाया है, यानी कि आपके डीपीई एग्ज़ाम के लिए हमने ई बुक फॉर्मेट में बुक प्रोवाइड करा रखा है। जल्दी आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा जिससे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपने जो डीपीई का एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी आपका एग्जिट एग्जाम की जब भी डेट आएगी, आपका एग्जाम होगा, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगी वो बुक, क्योंकि बहुत सारे बेसिक जो भी कंसेप्ट पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, उसको मद्देनजर रखते हुए उस बुक को डिज़ाइन किया गया है। तो आप लोगों का पहले आप लोगों का मेन एग्जाम हो जाता है, उसके बाद हम आप लोगों को ई बुक का फॉर्मेट का जो लिंक है आप लोगों को शेयर कर दिए। एक बार शेयर किया था हमने, उसको अगेन शेयर कर देंगे जिससे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आप अदर जो भी नोट्स हैं इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाके विजिट करें, और हम वीडियो के अंत में हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से भी आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें फ्रेंड्स। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।